तो है उनको ये बता रहा हूं कि ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर का लेवल है, क्योंकि कल से हमारे ऊपर प्रतिबंध लगने वाले हैं, है ना। तो चलो जो संस्था है उनका कहा मानते हैं, तो नोटिस निकाल दिया उन्होंने, इज्जत रह गई, वरना तो मैं तो कहाँ मानने वाला था, बिना नोटिस के तो मैं तो सोल्यूशन करवाने आ जाता, पूरे रास्ते में सारी कोचिंग तो रह जाती। हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे और मेरे सभी दोस्त 20 में से 15 से कम तो किसी के होने ही नहीं चाहिए ना, सबके इससे ज्यादा ही होने चाहिए। हिंदी में आप लोग 33 में से 30 प्लस तो नंबर लेके आना। कैसे आएंगे सर? अरे आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, डरते बहुत हो एक तो। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग इतने डरते क्यों हो? मैं हूं ना। देखो सीधा शब्द पहला संज्ञा है आपके सिलेबस के अंदर, संज्ञा लिखा हुआ है। हाँ सर संज्ञा लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो संज्ञा लिखा हुआ है तो संज्ञा में क्या कहा है? देखो संज्ञा जो भी आप व्यक्ति, वस्तु, जाति, द्रव्य, गुण, भाव, स्थान जो देते हैं उन्हें आप संज्ञा है, उन्हें आप क्या कहोगे? संज्ञा कहोगे। संज्ञा के अंदर 5 प्रकार है। कितना है गुरुजी? 5 है। इतना याद होना चाहिए, अगर इतना याद नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है। संज्ञा के कितने भेद? 5। 5 कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर मदन सर की बात हो रही है, एक नाम है मदन सर है, तो आपका व्यक्ति हो गया। राम की बात हो रही है तो राम मतलब व्यक्ति। जाति की बात हो रही है मतलब मनुष्य, मनुष्य एक जाति है, लेकिन राम की बात होते ही वो सीधा व्यक्ति में चला गया। भाव की बात हो रही है, बचपन है ना, बचपन जैसे भाव है, भाव आ रहा है कोई चीज है ना, बचपन जैसे बचपन है ना, ऐसे बच्चे से बना हुआ है बचपन, तो बच्चा क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन चुन्नू मुन्नू टिन्नू मीनू, छोटो से बच्चों नाम से पुकारा तो वो व्यक्ति में चला गया, लेकिन बच्चा एक जाति है, तो बच्चे से बचपन बन गया, तो जाति से भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक के अंदर सोना, लोहा, पानी, ऐसे है ना, याद करो। समूह के अंदर जैसे कक्षा में बच्चे बैठे हैं, ये इतनी सिंपल संज्ञा है। संज्ञा हो गई गुरुजी? अरे हो गई, पलक झपकते ही हो गई, चिंता ही मत करो। थानेदार का बैच है वो आपको एक बढ़िया आराम से 21 तारीख से पढ़ेंगे। समूह बन गया, 5 संज्ञा है। संज्ञा के बाद में सर्वनाम, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए। आप राम नहीं बोलोगे, राम की जगह बोलोगे वह जा रहा है, तो उसकी जगह इस्तेमाल किए गए शब्द, जैसे के अंदर बात हो आप अपना काम स्वयं कीजिए, है ना, स्वयं जाओ। निश्चयवाचक, वह उसका घर है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चय, अरे कोई आ रहा है दूर से पर मुझे दिख नहीं रहा है, अनिश्चय। संबंध, जो मेहनत करेगा वो सफलता को प्राप्त करेगा, संबंधवाचक। प्रश्नवाचक, है ना, कौन जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अंधेरे में कोई है लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अनिश्चयवाचक हो गया, है ना। प्रश्न पूछ रहा है तो कौन जा रहा है, प्रश्न इन्वर्टेड, जो कोमा के इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क के साथ पूछा जाए, तो ये सर्वनाम के भेद है। क्रिया की बात करते हैं, सीधी सीधी बात करता हूं, क्रिया की बात है, क्रिया की बात करते हैं सीधे सीधे। क्रिया की अगर बात करें तो ठीक है, एक्टिविटी होती है उसको कहते हैं। अब क्रिया के अंदर जैसे राम खेल रहा है तो खेलना वगैरह क्रिया होगी। अब सकर्मक और अकर्मक, सीधा सा उदाहरण है। अकर्म के अंदर सिर्फ सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, जबकि सकर्मक हम बात करें, सकर्म है ना, सकर्मक, सकर्मक क्रिया होती है। उस सकर्मक क्रिया के अंतर्गत क्या होता है? सब्जेक्ट भी होता है प्लस वर्ब भी होती है, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं साथ साथ में, और प्लस ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे सांप रेंगता है, एक अकर्म क्रिया है, कर्म है ही नहीं इसमें। सांप जमीन पर रेंग रहा है तो जमीन ऑब्जेक्ट आ गया। आई बात समझ में? तो सकर्म में अकर्म में अंतर आना चाहिए। अकर्म मतलब कर्म गायब है। विशेषण की बात करें तो विशेषण एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे काला है, सुंदर है ना, कि भाई रमेश है वो काला है, तो रमेश क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो है, वो कालियो है। ठीक है तो गणी लेकिन कालियो है, सीधी सी बात है। तो विशेषण में गुण होता है, परिमाण यानी मात्रा है, संख्या होती है, सार्वनामिक होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण, इसके अलग अलग प्रकार है, अलग अलग। उसके अंदर हम बात करें तो आगे देखिएगा, गुणवाचक विशेषण में जैसे काला है, गोरा है। संख्या में जैसे 10 बच्चे खेल रहे हैं, कितने बच्चे खेल रहे हैं? 10 बच्चे, तो 10 एक विशेषण है संख्या का। परिमाण यानी कि मुझे गेहूं दीजिए, कितने? 1 किलो गेहूं दीजिए। 1 किलो क्या हो गया? विशेषण हो गया। सार्वनामिक, वह व्यक्ति है ना, वह व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता वह व्यक्ति, तो इस तरह से विशेषता बताई जाए। तत्सम और तद्भव आपके सिलेबस में, पहले बताओ मजा आया या नहीं आया, ये बताओ। आनंद आ गया ना तो वीडियो को लाइक कर दो, जितने साथी जुड़े हुए बता दो यस सर आनंद आ चुका है। तो अगला प्रश्न ये बना कि तत्सम और तद्भव जो आपके सिलेबस में है और पूछे जाएंगे, सीधा सा है, कुछ भी नहीं करना है, फ्री फोगट के नंबर है, छप गया पेपर के अंदर। अभी मैं अंतर्दृष्टि फेंक के मारूंगा, सारा पेपर दिख जाएगा मुझे, ठीक है ना। सीधा सा प्रश्न है, तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों इस्तेमाल कर लिए जाए हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के। जैसे हम बात करें हस्त, हस्त का मतलब होता है हाथ, हस्ती का मतलब होता है हाथी, तो हाथी तो तद्भव हो गया, तत्सम हस्ती हो गया, हस्त हाथ हो गया, हस्त मतलब तत्सम, तत्सम शब्द हो गया। अरे देखो, उसके साथ अगर बात करें हाथ की बात करें तो तद्भव हो गया, हस्त की बात करें तत्सम हो गया। तद्भव मतलब तत्सम से बनने वाले जो है ना आम बोलचाल के जो शब्द होते हैं वो। फिर आपके सिलेबस में है देशज शब्द भी है, विदेशज शब्द भी है, इसमें क्या टेंशन ले रहे हो। तत्सम तद्भव, जैसे अग्नि का आग हो गया, अग्नि है एक तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है,
और इसका जो तद्भव यानी आम बोलचाल में तुम अग्नि बोलते हो क्या? ना जी ना। तो जो हम बात करें इस तरह से यहां पर दिए गए हैं, माता है, पिता है, अश्रु है, अश्रु बोलते हैं संस्कृत के अंदर, लेकिन आंसू है उसको हम कहते हैं भाई ये आंसू है, वो आपका आंसू जो आ रहा है आंखों में से वो एक तद्भव है, लेकिन अश्रु है वो संस्कृत का शब्द है। ठीक है, नॉर्मल शब्द ध्यान रखना। एक देशज शब्द भी आपके सिलेबस के अंदर है। देशज के अंदर जो आपके आम बोलचाल में स्थानीय स्तर पर बोले गए, जैसे कटोरा, खिड़की, खिचड़ी वगैरह। विदेशज में जैसे आवाज, आईना, ये कई सारे शब्द आ जाते हैं, और शंकर भी है। देशज और विदेशज ही सिलेबस में है, तो ठीक है जी, विदेशज में इनसे भिन्न है वो कर लेना। देशज शब्दों में जैसे लोटा, कटोरा, घोटाला, ये चटपट, चिड़िया, झिलमिल, खुसुर पुसुर, ये आम बोलचाल के अपने देशज शब्द है। संधि, संधि की बात करें, कम से कम नी मामा से तो काणो मामो ही चको, और ये बहुत बढ़िया मामा, ये काणा भी नहीं है, ये थोड़ा प्यार कम करता है लेकिन खड़ूस मामा है। ये काणा मामा नहीं है, सब कुछ दिख रहा है। गज का मतलब हाथी होता है, हस्ती बेटा। हाथी के अनेक नाम हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अब मैं एक थोड़ी बताऊंगा, होशियार बने ज्यादा। इधर आओ। संधि की परिभाषा यह है कि दो वर्ण और ध्वनियों का जब मेल हो जाए उस समय कहते हैं संधि। तीन प्रकार की है स्वर। एक सीधा सा प्रश्न, कितने प्रकार की? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। संधि के तीन भेद, जैसे देव धन आलय तो देवालय बन गया, जगत धन नाथ जगन्नाथ बन गया, मना धन योग मनोयोग बन गया, ये विसर्ग हो गया, ये आपका व्यंजन हो गया, ये स्वर संधि का उदाहरण दे दिया। संधि के प्रकार दिमाग में होने चाहिए। एक अगला प्रश्न ये पूछेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद है, बताओ। स्वर संधि के 5 भेद है। दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, अयादि है। बाकी चीज आपको कुछ आए ना आए, लेकिन इतना तो आना चाहिए। इतना आए ना आए, लेकिन इतना तो आना चाहिए। ये इतना रिवीजन तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कोई कराएगा भी नहीं, कौन टेंशन ले, किस किस का दुखड़ा रोए। जस्ट फॉर्मेलिटी होती है, हेलो दोस्तों आ जाइए, आज हमारे ऑफर आ चुका है। और ऑफर ऐसा, बच्चे के जन्म से लेकर के, अभी मैं और कुछ कह दूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, ठीक है ना। कहां कहां के ऑफर आ जाते हैं, हर महीने ऑफर क्यों आते हैं आप सोचो। तो वो पैसा कमाने के उद्देश्य से, मेरा वो कोई उद्देश्य है नहीं। आपकी इच्छा है पढ़ो, विश्वास है नहीं तो मैं तो यूट्यूब पर भी एड ऑफ कर रखी है, पैसे का कोई लालच नहीं। स्वर के 5 भेद, स्वर संधि के 5 नियम। अगर सिलेबस में प्रश्न आया तो सीधा पूछेंगे दीर्घ संधि का उदाहरण बताओ। जैसे हिम धन आलय, अ से अ आ जुड़ा तो आ दीर्घ बन गया, दीर्घ स्वर बन गया। गुण में ए और अर बन जाता है, जैसे इधर अ आ होता है, इधर ई उ और री होता है, तो ए ओ अर बन जाता है। जैसे सुरेंद्र है, परोपकार है, महर्षि है, रट लो। वर्दी के अंदर ऐ और औ की मात्रा आ जाता है, यथे वनौषध। यण संधि में य से य व र आ जाता है, अत्यधिक, स्वागत, पितृपदेश। अय आव, अय आय, औ आओ। तो ये थोड़ा सा आपका अयादि संधि का उदाहरण है, ध्यान रखना, ऐसे उदाहरण अयादि संधि के होते हैं। व्यंजन संधि बहुत सिंपल से है, तुम बिना 1-2 मिनट दे देना हो जाएगा। इधर देखो अगला प्रश्न कहता है कि व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है, दो व्यंजनों का मेल होता है। जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है, एक तरफ व्यंजन है और दूसरी तरफ स्वर व्यंजन है, तो उस तरह से जो परिवर्तन है, जैसे दिक धन, अब ये हलंत वाली संधि भी होगी, जैसे हलंत आता है ना, ये हलंत है। दिक धन गज, दिग्गज। तो ये इस तरह से कई सारे नियम होते हैं, लेकिन अभी नियम पढ़ने का टाइम नहीं है। आप बस ये याद रखना, संधि पहचान लेना कि भाई इसमें कौन सी संधि है, स्वर है या व्यंजन है या विसर्ग, मतलब 2 बिंदी, इसे विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग मतलब यह विसर्ग है। धनु धन टंकार तो धनुष टंकार हो गया, निश्चल हो गया, ठीक है। इस तरह से 2 धन शासन ज्यादा पूछा जाता है, दुशासन वाला, निसंदेह वाला ज्यादा पूछा जाता है, विसर्ग के उदाहरण है। उपसर्ग और प्रत्यय नाम की बला भी आपके सिलेबस में है। आपको नंबर दिला देता हूं सीधे से ही। कैसे दिलाओगे सर? उपसर्ग और प्रत्यय के अंदर आपको मूल शब्द को छांटना पड़ेगा। मूल शब्द की अगर पहचान कर ली ना, पूंछ पकड़नी आती है किसकी? अरे भैंस की नहीं रे, पूंछ की बात कर रहा हूं मैं, पूंछ की बात कर रहा हूं। मतलब आपको मूल शब्द पकड़ना आना चाहिए। जैसे प्रत्यर्पण के अंदर अर्पित करना, तेरा तुझको अर्पण। प्रत्यर्पण में अर्पण एक मूल शब्द है, बाकी वाला बच गया, वो कौन सा है? वो शब्द हो गया आपका उपसर्ग। और उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और फिर शब्द मूल शब्द के अंदर परिवर्तन जो है उसके साथ जुड़ करके अर्थ में जो है नया जो परिवर्तन आ जाए, जो नया शब्द भी बन जाता है इसमें। प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, वह शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ता है, पीछे जुड़ता है। अब जैसे इसमें भी मूल शब्द देखो, समाज है मूल शब्द। समाज क्या है? मूल शब्द है। पीछे आपने देखा कि इक लगा हुआ है, सामाजिक शब्द बन गया, तो आप आराम से निकाल सकते हो। इक है, इत है, आस है, मिठास, लोहार ज्यादा पूछ ले, कई बार ध्यान रखना। तो अच्छा प्रश्न है। काल भी आपके सिलेबस में है। काल, काल की बात करें, काल हिंदी व्याकरण के अंदर जो है, जैसे भूत वर्तमान है, भूत है, भविष्य काल है। इसमें आप सिंपल से अगर देखें तो त ता वाले आ जाते हैं, उधर इसमें थ आ जाता है, थ था वाले, और उसमें गागे गी वाला, वो तो आपको बचपन से ही पता है। लेकिन इसमें भी कहीं होता है आसन भूतकाल, वो आने ही वाला था, इस तरह से है ना, आसन भूतकाल वगैरह, अलग अलग इसके टाइप है, तो इसको भी देख लीजिएगा। लोकोक्ति और मुहावरे के अंदर क्या होता है कि आपके मुहावरे के अंदर हमेशा क्या है कि अलग अर्थ निकलता है। जैसे कि 9 2 11 हो जाना, तो क्या हो गया? अरे नहीं सर, तो 9 2 11 का मतलब है तो जोड़ बाकी गुणा भाग कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं कर रहे, हम एक नया अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 9 2 11 मतलब चोर, 9 2 11 हो गया, भाग गया, तो एक नया अर्थ निकल जाता है। वो मुहावरा होता है। मुहावरे के अंदर क्रिया भी होती है ना, 9 2 11 होना क्रिया है,
और लोकोक्ति, किंवदंती या जनमानस के अंदर प्रचलित जनश्रुति जो है वो आपकी किंवदंती वगैरह, वो तो एक पूरा सेंटेंस की तरह होती है। जैसे ऊंचा दुकान फीका पकवान, ये कई कोचिंग संस्थानों के संबंध में आप कहेंगे, बताएंगे। ऊंचे दुकान फीके पकवान, केवल बाहरी प्रदर्शन है, ठीक है, कुछ नहीं है बस। अब इधर देखो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऊंट के मुंह में जीरा, ये सब क्या है? लोकोक्ति है। मुहावरा में जैसे दांत तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित कर देना, दिन रात एक कर दिया हमने इधर एग्जाम निकालने के लिए। बायां हाथ का खेल, बहुत सरल काम होना। दायां हाथ तो राइट हैंड साइड होता है, बायां हाथ मतलब खबोड़ियो आज काम कभी आवे को नहीं, फिर भी गुरुजी मैं बिनु काम कर लिया, तो वो हाथ है। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना, शीघ्र शुरुआत करना, 9 2 11 होना, हाथ मलते रह जाना, कान भरना मतलब ये पूछे जाते हैं कुछ। लो जी रास्ते